हाँ, तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जाएंगे जो है मेंडेलियन जेनेटिक्स। मेंडेलियन जेनेटिक्स मतलब एक बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट रिनाउंड बायोलॉजिस्ट था, ग्रेगर मेंडल। ठीक है, ग्रेगर मेंडल। अब ग्रेगर मेंडल ने कुछ काम किया था, मतलब बहुत पहले अराउंड 1800s के टाइम पे, जब साइंस में लोग बिलीव ही नहीं करते थे, तब उसने जीन इनहेरिटेंस के लॉज दिए थे कुछ। ठीक है, तो इस टाइम पे जब तक ये ज़िंदा था तब तक तो इसकी किसी ने बात सुनी ही नहीं, बट इसने बहुत अच्छा फाउंडेशन ले कर दिया आगे के साइंटिस्ट के लिए, जो कि इनहेरिटेंस स्टडी करते हैं। इसके लॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, इसीलिए क्योंकि ही वॉज द फर्स्ट वन। तो उस टाइम पे जिसको आज हम जीन बोलते हैं, इनको जीन वर्ड उस टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करता था, पता भी नहीं था, तो ये जीन को फैक्टर बोलते थे। ठीक है, तो जहाँ पे भी हम फैक्टर की बात करें मेंडल के टर्म्स में, तो वो इसका मतलब है कि जीन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम कुछ पढ़ेंगे मेंडल के लॉज क्या क्या हैं, और फिर क्योंकि उन्होंने बहुत पहले लॉज दिए थे, उसके आगे बहुत ज़्यादा एवोल्यूशन हो गया है, हमारी साइंस बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है, उन लॉज के हम कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी पढ़ेंगे कि ऐसा कम्प्लीटली ट्रू नहीं है, कुछ इसके एक्सेप्शंस भी होते हैं हर लॉ के। ठीक है, तो देखो ह्यूमन जेनेटिक्स में स्टडी ऑफ इनहेरिटेड वेरिएशन, जो हम इनहेरिट करते हैं वेरिएशन, वेरिएशन किसकी वजह से, म्यूटेशन की फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, इट अकर्स इन ह्यूमन बींग्स, और ये किस लिए काम आता है हमें, मे बी टू अंडरस्टैंड द डिजीज़। ठीक है, तो हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ग्रेगर मेंडल ने जो अपनी स्टडी करी थी, वो अपनी स्टडी जो उन्होंने करी थी मटर पे करी थी। ठीक है, मटर के प्लांट, मटर के दानों पे करी थी। ठीक है, तो इन्होंने पी प्लांट, मटर को पी बोलते हैं, तो पी प्लांट इन्होंने क्यों चूज़ किया, वो इन्होंने इसलिए चूज़ किया ताकि वो एक पी प्लांट की बहुत सारी जनरेशन्स को रीड कर सकें, और जनरेशन्स को रीड करके वो ये समझ सकें कि हर जनरेशन में किस टाइप से जीन्स या फिर ट्रेट्स इनहेरिट हो रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से ट्रेट्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, किस जनरेशन में कौन से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, किस जनरेशन में कौन से स्किप हो रहे हैं, ये रीड कर सकें। अब देखो इंसान में तो क्या होता है, आप एक लाइफ टाइम में एक या मैक्सिमम 2 ही जनरेशन देख पाते हो। ठीक है, 70 ईयर्स का एक लाइफ स्पैन होता है सपोज़ कर लो, तो आप एक या 2 ही जनरेशन देख पाओगे ना, तो उसमें अगर आपको प्रॉपर एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करनी है तो आप एटलीस्ट 4-5 जनरेशन्स देखोगे कि भाई किस किस जनरेशन में क्या क्या डिजीज़ गई है, किस किस जनरेशन में कैसे कैसे ट्रेट्स गए हैं फिज़िकली और एनाटॉमिकली, तो वो हमें बेटर पता चल पाएगा। इसीलिए इन्होंने पी प्लांट को सिलेक्ट किया सो दैट ही कैन स्टडी सेवरल जनरेशन्स ऑफ पी प्लांट। ठीक है, और इन्होंने बहुत सारे ट्रेट्स भी स्टडी किए। तो सबसे पहले ये क्या करते हैं कि ये मोनो हाइब्रिड स्टडी करते हैं। मोनो हाइब्रिड स्टडी का मतलब है कि एक ट्रेट उठा के स्टडी करेंगे कोई। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं मोनो हाइब्रिड, मतलब कि किसी एक ट्रेट का हाइब्रिड करवाएंगे ये। ठीक है, हाइब्रिड मतलब मदर फादर को ब्रीड करवाएंगे। ठीक है, तो एक ट्रेट का जब ये मोनो हाइब्रिड करवा रहे हैं, तो एक ट्रेट के बेसिस पे इन्होंने 3 लॉज दिए। ठीक है, मोनो हाइब्रिड के बेसिस पे। उसके बाद ये करेंगे डाई हाइब्रिड। डाई हाइब्रिड स्टडी मतलब कि 2 पर्टिकुलर ट्रेट्स लेंगे दोनों में, मदर फादर में, और फिर इनका देखेंगे किस तरीके का ट्रेट्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं नेक्स्ट प्रोजेनी में, उसकी नेक्स्ट जनरेशन में क्या क्या ट्रेट्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ये सब चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो डाई हाइब्रिड के बेसिस पे इन्होंने एक और लॉ दिया। ठीक है, तो एक इनका बेसिक लॉ था कि जिसको ये बोलते हैं कि लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर। यूनिट, देखो मैंने बोला था फैक्टर मीन्स जीन, तो इनका कहना ये है कि कि हर ट्रेट जो इंसान की बॉडी में होता है, चाहे वो हाइट हो, चाहे स्किन का कलर हो, चाहे, इनका कहना ये है, ठीक है, एवरी ट्रेट इज़ रिफ्लेक्टेड बाय वन जीन।
ठीक है, इनका कहना ये है 1 फैक्टर, यूनिट मतलब 1 फैक्टर मीन्स जीन यहाँ पे, ठीक है। तो लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर मीन्स ये कहना चाहते हैं कि एवरी कैरेक्टर in human body is controlled by only one gene as a unit, ठीक है। दिस इज़ हिज फर्स्ट लॉ, ठीक है। अब नेक्स्ट है सेकेंड लॉ इनका है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस में इन्होंने ये क्या किया है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में जैसे कि इन्होंने 2 टॉल प्लांट्स ले लिए और 2 ड्वार्फ प्लांट्स ले लिए, ठीक है। तो जब इन्होंने इनको ब्रीड करवाया तो इसकी ब्रीडिंग में क्या क्या कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, इसका टी आएगा, इसका टी आएगा, ठीक है, इसका टी आएगा और इसका ये वाला टी आ जाएगा, मे बी ये मिक्स हो सकता है अगेन। तो इस तरीके से ये ही तो कॉम्बिनेट, तो इन्होंने देखा कि फीलियल 1 जनरेशन मतलब कि नेक्स्ट जनरेशन में ऑल टॉल प्लांट्स आर देयर, ठीक है, ऑल टॉल प्लांट्स आर देयर। पर क्या इसके अंदर ड्वार्फ का जीन है? ऑफ कोर्स ड्वार्फ का जीन है। तो इसका मतलब क्या है कि इधर टॉल का जीन जो है वो डोमिनेंट है, टॉल का जीन डोमिनेंट है और ड्वार्फ का जीन जो है ना वो रिसेसिव है, ठीक है, रिसेसिव है। तो रिसेसिव जीन अपने आप को रिफ्लेक्ट नहीं करता है जनरेशन में, डोमिनेंट जीन रिफ्लेक्ट करता है। तो इसी के बेसिस पे इन्होंने ये लॉ बना दिया कि भाई जो डोमिनेंट एलील्स होंगे वो अपने आप को फिनोटाइपिकली एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। 2 वर्ड्स होते हैं, फिनोटाइप और जीनोटाइप, ठीक है। फिनोटाइप मतलब फिनो सिंपल है, देखो जैसा कि वर्ड में भी लिखा हुआ है, फिज़िकली आप कैसे दिख रहे हो, ठीक है। फिज़िकल एक्सप्रेशन कि इंसान की बॉडी में उसका फ़िज़िकल एक्सप्रेशन कैसा आ रहा है, क्या उसकी बॉडी टॉल दिख रही है बाहर से दिखने में, और जीनोटाइप कि उसका जीन स्ट्रक्चर कैसा है। तो देखो जीनोटाइप में तो इसके ड्वार्फ के जीन भी हैं प्रेजेंट, स्मॉल टी भी प्रेजेंट है, बट रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, रिफ्लेक्ट हो रहा है फिनोटिपिकली ये टॉल इंसान है या फिर टॉल प्लांट है, ठीक है, फिनोटिपिकली ये टॉल प्लांट है। इसीलिए बस यही चीज़ को लेकर, इसी स्टडी को लेकर, इसी मोनोहाइब्रिड स्टडी को लेकर मेंडल ने ये लॉ बना दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस कि भाई जो एलील डोमिनेट करेगा वही रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, ऑफ द 2 फैक्टर्स जीन्स, ठीक है, इन अ क्रॉस मतलब मम्मी और पापा, ठीक है। वन ऑफ देम इज़ डोमिनेंट, एक के पास कोई डोमिनेंट ट्रेट होगा एंड इट इज़ गोइंग टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, डोमिनेंट ही एक्सप्रेस करेगा, दिस इज़ कॉल्ड डोमिनेंट फैक्टर, और ये डोमिनेंट फैक्टर कहलाया जाएगा। बाकी जो दूसरा फैक्टर होगा उसको रिसेसिव फैक्टर कहलाया जाएगा, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, ठीक है। इस फॉर एग्जांपल दिस टी इज़ डोमिनेंट एंड स्मॉल टी इज़ रिसेसिव, सो दिस इज़ अ टॉल प्लांट, ठीक है। सेकेंड लॉ इन्होंने ये दिया, वेल एंड गुड, ठीक है। थर्ड नेचुरल सिलेक्शन जैसा नहीं है लॉ ऑफ डोमिनेंस, नेचुरल सिलेक्शन भी तो नेचुरल सिलेक्शन ये होता है कि फिटेस्ट विल सर्वाइव, उसमें ये होता है कि ओनली द फिट जीन्स आर गोइंग टू सर्वाइव, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी वही सिंपल है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये बोलता है कि ये अगर ये दिस इज़ फादर्स जीन एंड दिस इज़ मदर्स जीन, तो जब गैमीट फॉर्म होगा तो ये अपने आप को सेग्रीगेट कर लेंगे, सिंपल, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। सेग्रीगेट करके कोई इनमें से एक ही जाएगा बेबी को कंट्रीब्यूट करने में, दैट इज़ इट, ठीक है। तो व्हाट डज इट्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मीन्स, फैक्टर्स मतलब कि जीन्स सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट फॉर्मेशन मीन्स कि जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो रहा होता है तो दे सेग्रीगेट ईच अदर एंड ओनली 1 जीन
goes and it is not influenced by the other factor, only one gene goes and shows its purity, ठीक है, law of purity of gametes, ठीक है, इसका कोई एक्सेप्शन भी नहीं है। चलो, तो ये हमारा हुआ कि इन्होंने जो मोनोहाइब्रिड के बेसिस पे किया था। मोनोहाइब्रिड में देखो इन्होंने, अदरवाइज़ अगर हम एक्सप्लेन करें इसको डिटेल में, तो मोनोहाइब्रिड में इन्होंने बहुत सारे फीचर्स लिए थे, जैसे कि मोनोहाइब्रिड में इन्होंने बहुत सारे फीचर्स लिए थे, जैसे कि एक प्लांट इन्होंने ले लिया येलो, ठीक है, और एक प्लांट इन्होंने ले लिया ग्रीन, ठीक है। अब अभी हम मोनोहाइब्रिड की बात कर रहे हैं, जिसमें इन्होंने सिर्फ एक ही ट्रेट स्टडी किया है। तो इन्होंने देखा कि भाई येलो एक डोमिनेंट ट्रेट है और ग्रीन एक रिसेसिव ट्रेट है, ठीक है। टॉल वर्सेस डॉर्फ में टॉल एक डोमिनेंट ट्रेट है। ये ट्रेट्स अपने आप को रिफ्लेक्ट करते जा रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन्स में, ठीक है। तो भाई ये है। और नेक्स्ट है, इन्होंने और भी इस टाइप के फीचर्स लिए हैं, जैसे कि जो पी का दाना होता है ना, उसमें ये हो सकता है कि राउंड है वर्सेस रिंकल्ड है, ठीक है। तो राउंड इन्होंने देखा कि राउंड इज़ द डोमिनेंट ट्रेट, तभी राउंड ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो, ये हमने देखा कि सपोज़ करो कि दिस वाज वन प्लांट एंड दिस इज़ अनदर प्लांट। तो जनरेशन वन, फीलियल वन जनरेशन में क्या आएगा, ये ध्यान से देखना। फीलियल वन जनरेशन में अगर तुम देखोगे ना, तो सारे टॉल ही आ रहे हैं, सारे टॉल आ रहे हैं, बिकॉज टी डोमिनेंट है, ठीक है। बट अगर आप फीलियल वन जनरेशन को अपने आप में ब्रीडिंग करवाओगे, ठीक है, सपोज़ करो ये दोनों आपस में ब्रीड करते हैं, तो क्या आएगा, तो आएगा देखो दिस टी एंड दिस टी, बिग टी, ठीक है, दिस टी एंड दिस टी, दिस, ठीक है, दिस एंड दिस। तो यहाँ पे थर्ड जनरेशन, सेकंड जनरेशन में टॉल प्लांट भी आया है, ड्वार्फ प्लांट भी आया है, और मे बी ये प्लांट एवरेज हाइट का हो या फिर इसको टॉल कंसिडर करो, टॉल और डॉर्फ दोनों प्लांट्स आए हैं, ठीक है। तो ये इसके बेसिस पे इन्होंने ये लॉज दिए हैं, ठीक है। ये हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे इन्होंने ये लॉज दिए। लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर कि एक ही फैक्टर अपने आप को रिफ्लेक्ट करेगा। लॉ ऑफ डोमिनेंस कि भाई डोमिनेंट जो एलील होगा वही एक्सप्रेस करेगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कि भाई जो एलील्स हैं वो सेग्रीगेट होते हैं गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे, और एक ही एलील मदर से और एक ही एलील फादर से जाएगा अपने आप को रिफ्लेक्ट करने के लिए, ठीक है। लेकिन इसके बाद इन्होंने किया है डाई हाइब्रिड क्रॉस मतलब एक सेकेंड में इधर लिख लेते हैं। देखो, डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या है, डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब है कि ये दो ट्रेट्स लेंगे, ठीक है। ये दो भी ले सकते हैं, तीन भी ले सकते हैं, ठीक है, पर हम दो लेके देखते हैं। दो ट्रेट साथ में लेंगे, जैसे कि टॉल एंड राउंड, ठीक है। वन पी इज़ टॉल एंड राउंड, ठीक है। अनदर पी इज़ ड्वार्फ एंड रिंकल्ड, ठीक है। रिंकल्ड को हमने स्मॉल आर से रिंकल्ड, ठीक है। तो अब जब इनकी हम ब्रीडिंग करेंगे तो इनके क्या क्या ये आ सकते हैं, क्या क्या कॉम्बिनेशंस आ सकते हैं, इनको पहले सेग्रीगेट कर दो, ठीक है, एज पर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। नाउ ये टॉल, ठीक है, और
इसी में तो ये क्या बना, टॉल राउंड बना। क्यों? क्योंकि रिंकल्ड एक रिसेसिव ट्रेट है। ठीक है, उसी तरीके से सपोज करो सिमिलर एक और केस इसी के साथ हम इसमें बना लें, तो ये भी बनेगा टॉल टॉल एंड सिमिलरली एक यही बनेगा राउंड राउंड। ठीक है, तो इन्होंने ये देखा कि फर्स्ट जनरेशन में तो ये सारे टॉल एंड राउंड आ रहे हैं, टॉल एंड राउंड आ रहे हैं। वाई? बिकॉज यहाँ पे रिंकल्ड कोई नहीं आ रहा, रिंकल्ड कोई नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में एक डोमिनेंट ट्रेट है दोनों के दोनों। बट इन्होंने ये देखा, ये देखो इन्होंने ये लिया है, इन्होंने दो अलग ट्रेट्स लिए हैं, येलो एंड राउंड। इन्होंने येलो को वाई से और ग्रीन एंड रिंकल्ड। ठीक है, ग्रीन एंड रिंकल्ड। फर्स्ट जनरेशन सारी की सारी येलो एंड राउंड आ रही है। क्यों? क्योंकि ऑल्दो स्मॉल वाई प्रेजेंट है बट इट इज़ नॉट रिफ्लेक्टिव, इट इज़ रिसेसिव। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन मतलब जब हम इनको ब्रीडिंग करवाएंगे तो नेक्स्ट जनरेशन में देखो, अब तुम कॉम्बिनेशंस देखोगे तो कॉम्बिनेशंस इस टाइप के आएंगे, ये वाले कॉम्बिनेशंस भी आएंगे जिसमें कि टॉल होंगे, कोई प्लांट टॉल होंगे प्लस राउंड ये भी आ सकता है, और टॉल प्लस रिंकल्ड भी आ सकता है। टॉल राउंड भी हो सकता है, टॉल रिंकल्ड भी हो सकता है। ठीक है, और डवार्फ भी आ सकता है। इसमें ये देखो, जब हमने इनको ब्रीडिंग करवाई वाई वाई आर आर इंटू वाई आर आर, ठीक है, इसका रिज़ल्ट ये है। तो अब इसके बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं जो भी ब्रीड्स पैदा हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो फिनोटिपिकली ये कॉम्बिनेशन आएगा जिसमें एक तो है येलो राउंड। ठीक है, ये भी येलो राउंड है, ये भी येलो राउंड है, बट ये क्या है, ग्रीन एंड राउंड। ठीक है, तो क्या मैं ये कह सकती हूँ जो पेरेंट था, पेरेंट में ग्रीन और राउंड तो था ही नहीं, पेरेंट में ग्रीन के साथ रिंकल्ड था, है ना, तो पेरेंट में ग्रीन और राउंड तो था ही नहीं। तो यहाँ पे एक न्यू प्रोजेनी निकल के आई है। इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मीन्स सारे जो जीन्स हैं ना वो अपने आप को इंडिपेंडेंटली रिफ्लेक्ट कर रहे हैं आगे की जनरेशन्स में, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि आपके पेरेंट्स कैसे हैं। ठीक है, सिमिलरली हेयर दिस इज़ व्हाट ग्रीन एंड राउंड एंड दिस इज़ व्हाट ग्रीन एंड रिंकल्ड। ठीक है, तो देखो ये एक नया आया है ग्रीन एंड राउंड, और ये एक नया आया है। व्हाट इज़ दिस इज़ व्हाट क्या नाम है, येलो एंड रिंकल्ड। पेरेंट्स में देखो रिंकल्ड और येलो थे ही नहीं। ठीक है, तो जब इनके सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन हम लगाएंगे, जब इनको क्रॉस करके, तो हमारी ये सारी प्रोजेनी बनेगी। ठीक है, तो इसमें 9 तो ऐसे होंगे जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे जो डोमिनेंट रेट्स होंगे, येलो राउंड डोमिनेंट रेट्स। ठीक है, जो पेरेंट्स में डोमिनेंट थे। बाकी 3 होंगे ग्रीन राउंड, जो एक्चुअल में ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। ठीक है, और ये है येलो रिंकल्ड जो भी पेरेंट्स में नहीं था, एंड 1 इज़ रिसेसिव ट्रेट, रिसेसिव वाला क्या, ग्रीन एंड रिंकल्ड। ठीक है, तो ये एक रेशियो बन जाएगा, ये रेशियो याद रखना 9331।
9331 का रेशियो बनता है सेकेंड जनरेशन में। ठीक है, इसको ये सिमिलर डायग्राम है, कुछ नया नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये था इनका लॉ, डाई हाइब्रिड क्रॉस करके इन्होंने लेकर आए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में ये देखो, ये बोल रहे हैं कि नो टू कैरेक्टर्स नीड टू बी ऑलवेज टुगेदर। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि भाई ज़रूरी नहीं है कि आगे की जनरेशन में जो मम्मी पापा थे वहीं आएंगे, येलो राउंड ही आएंगे, येलो रिंकल भी आ रहे हैं। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है जैसे मम्मी का रिसेसिव ट्रेट था या वॉट एवर, ग्रीन रिंकल ही नहीं आएगा, ग्रीन राउंड भी आ रहा है। ठीक है, तो नो टू कैरेक्टर्स नीड टू बी ऑलवेज टुगेदर, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आर इंडिपेंडेंट। इसमें ये रीड करो, After being satisfied with monohybrid cross, Mendel took into consideration two pairs of contrasting characters, ठीक है, yellow and wrinkled, green and wrinkled, and studied their inheritance, dihybrid cross जिसको हम बोल रहे हैं। According to this law, the two factors, genes of each contrasting character, assort or separate, ठीक है, assort का मतलब है separate, ठीक है, assort और separate इंडिपेंडेंटली ऑफ द फैक्टर्स ऑफ अदर कैरेक्टर्स, कि सारे जो कैरेक्टर ट्रेट्स हैं वो आगे जनरेशन में जाके अपने आप को इंडिपेंडेंट कर देते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंटली कंबाइन होके फिर एक रिफ्लेक्ट करते हैं नया ट्रेट। लॉ एक्सप्लेन साइमल्टेनियस इनहेरिटेंस ऑफ टू प्लांट्स ऑफ कैरेक्टर, ये सब रीड कर लेना। ठीक है, तो ये था, पर ये समझ में आ गया कि मेंडल के ये 4 लॉज कौन से थे। फर्स्ट इज़ यूनिट फैक्टर, कि भाई वो ये बोल रहा है कि एक ट्रेट एक ही फैक्टर से रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, मेंडल ये बोल रहा है कि इंसान में जो एक ट्रेट है, चाहे वो एक बाल है कि उसके बालों का रंग कैसा होगा, उसकी हाइट कैसी होगी, या फिर उसकी आंखें कैसी होंगी, या फिर उसका सेक्स क्या होगा, लड़का होगा लड़की होगा, ये एक ही फैक्टर डिसाइड करेगा, एक ही पर्टिकुलर टाइप का जीन डिसाइड करेगा। ठीक है, दूसरा है कि इन जीन्स में से 2 टाइप के जीन्स होते हैं। ठीक है, एलील्स होते हैं एक्चुअली, कि 2 टाइप के, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। तो जो डोमिनेंट होगा वो अपने आप को फिनोटाइपिकली एक्सप्रेस करेगा, फिजिकल ट्रेट्स देगा अपना। ठीक है, तीसरा है सिंपल, कि भाई जो जब भी फर्टिलाइजेशन होगा तो जो जो जीन्स होंगे वो अपने आप को सेग्रीगेट कर लेंगे। ठीक है, दैट इज़ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कि ये तो यूनिवर्सल फैक्ट है ही कि जीन्स अपने आप को सेग्रीगेट कर लेते हैं। जैसे कि 23 पेयर्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, 23 पेयर्स के क्रोमोसोम्स होते हैं, तो 23 क्रोमोसोम्स सेपरेट हो जाते हैं और सिर्फ 23 पार्ट ही मम्मी का जाता है और 23 पार्ट ही पापा का जाता है। एज सिंपल एज दैट, जीन्स अपने आप को सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डाईहाइब्रिड क्रॉस करके इन्होंने बताया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि भाई ज़रूरी नहीं है कि जो ट्रेट्स पेरेंट्स के अंदर रिफ्लेक्ट हुए हैं वही ट्रेट्स आगे की जनरेशन्स में होंगे। ट्रेट्स अपने आप को इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट कर लेते हैं और फिर वो एक न्यू प्रोजेनीज में, आगे की न्यू जनरेशन्स में अपने आप को इंडिपेंडेंटली रिफ्लेक्ट कराते हैं। ठीक है, एक नए कॉम्बिनेशंस के साथ। ठीक है, नए जो दैट माइट नॉट इवन बी एग्जिस्टिंग इन द पेरेंट्स। ठीक है, इतना हो गया हमारा। ठीक है, लेकिन अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, यूनिट फैक्टर, अब यूनिट फैक्टर में यार ये बोल रहे हैं मेंडल कि एक ट्रेट जो है इंसान का वो एक ही जीन डिसाइड करेगा, जबकि आगे जब स्टडीज़ हुई है ना तो ऐसा पाया गया है कि ये बिल्कुल भी सच नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें एक ट्रेट बहुत सारे जीन्स डिसाइड करता है। ठीक है, बहुत सारे जीन्स डिसाइड करता है। इसके सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारा स्किन का कलर। अब भाई एक ही ट्रेट अगर डिसाइड कर रहा होता डोमिनेंट या रिसेसिव,
तो आज पूरी दुनिया ब्लैक एंड वाइट में डिवाइडेड होती, या तो ब्लैक होता है या वाइट होगा। अतरंगी कलर क्यों होते हैं लोगों के? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्किन का कलर जो है ना वो बहुत सारे जीन्स डिसाइड करते हैं। ठीक है, कि आप अपनी बॉडी में सपोज मम्मा है, द प्रेग्नेंट मॉम है, वो अपनी बॉडी में प्रोटीन किस टाइप का ले रही है, न्यूट्रिशन किस टाइप का ले रही है, ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी डिसाइड करते हैं। और फिर जीन्स में भी बहुत सारे जीन्स डिसाइड करते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर जीन्स बना के ये एक पर्टिकुलर स्किन कलर बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। दिस इज़ वन ऑफ द एक्सेप्शंस जिसको हम बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉली मीन्स मैनी, जेनिक मीन्स जीन, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि भाई बहुत सारे जीन्स अपने आप को बहुत सारी जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी जीन्स अपने आप को मिला के एक एक्सप्रेशन दे रहे हैं। ठीक है, इसका एक और अच्छा एग्जांपल है इंटेलिजेंस। देखो, इंसान की इंटेलिजेंस कभी भी एक जीन नहीं डिसाइड करता, वो भी बहुत सारी जीन्स मिला के ही डिसाइड होते हैं। ठीक है, तभी तो पूरी दुनिया में इंटेलिजेंस वेरी करती है। ठीक है, सबकी इंटेलिजेंस अलग लेवल पे होती है। तो उसमें जीन्स का बहुत सारे जीन्स मिला के इंटेलिजेंस बनाते हैं, प्लस इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एक इंटेलिजेंस बनाते हैं कि भाई आप किस इन्वायरमेंट में बचपन से पल बढ़ रहे हो। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन हुआ कि भाई नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ट्रेट एक ही फैक्टर डिसाइड कर रहा हो, एक ही जीन डिसाइड कर रहा हो, नहीं। ठीक है, और फिर एक और एक्सेप्शन इसका सबसे अच्छा है जीन इम्प्रिंटिंग। जीन इम्प्रिंटिंग अगर तुम्हें याद हो, मैंने लास्ट कुछ क्लास में बताया था, लास्ट 1-2 क्लास में, कि जीन इम्प्रिंटिंग क्या होता है कि यार अगर मैं बहुत ज़्यादा जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा लेट एज में अगर बच्चा करते हैं, एंड दैट टू व्हेन दे हैव वेरी स्ट्रेसफुल लाइफ। स्ट्रेस और जंक ईटिंग से क्या होता है, और या फिर लेट्स से कि एक्सेसिव स्मोकिंग एंड अल्कोहल ड्रिंकिंग, इससे क्या होता है कि हमारे जीन्स में मिथाइलेशन हो जाता है, कि हमारे जीन में ना एक मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाता है इन सब फैक्टर्स की वजह से। अगर बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है तो उस मिथाइलेशन की वजह से ना वो जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता। तो ऑब्वियसली अगर एक दो एलील्स हैं, एक पर्टिकुलर जीन के दो एलील्स हैं, तो एक पे अगर मिथाइलेशन हो गया तो भाई वो तो जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा ही नहीं ना। तो ये भी अपने आप में एक एक्सेप्शन हो गया। तो बच्चे के अंदर फिर एक ही एलील एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, मे बी लेट्स से कि मदर का ही जीन एक्सप्रेस करेगा, फादर के जीन में हो सकता है मिथाइलेशन हो रखा हो, जीन इम्प्रिंटिंग हो रखी हो। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल्सो द एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ दिस यूनिट फैक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट है हाँ, ये हो गया हमारा यूनिट फैक्टर के एक्सेप्शंस। अब नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि भाई जो डोमिनेंट ट्रेट होगा ना वो ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, तो पर अब यहाँ पर भी एक्सेप्शंस हैं, ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। अब यहाँ पे एक्सेप्शंस क्या हैं, देखो तुम ये फूल देखो, ये फूल का क्या था, इसमें मोनोहाइब्रिड में ही अगर आप लो, मोनोहाइब्रिड में ही अगर आप लो तो रेड कलर के फूल को वाइट कलर के फूल से जब हमने ब्रीडिंग कराई तो हमें मिला एक पिंक कलर का फूल। पिंक कलर का फूल, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस कि भैया रेड ने पूरी तरह से डोमिनेट किया ही नहीं, या फिर लेट्स से वाइट ने पूरी तरह से डोमिनेट नहीं किया, किसी ने भी पूरी तरह से डोमिनेट किया ही नहीं, दोनों ने मिला के एक पिंक कलर नया ही कलर बना दिया। ठीक है, तो अगर ये लॉ पूरी तरह से सच होता तो नेक्स्ट जनरेशन का जो फूल होता वो या तो रेड होता या वाइट होता, जो भी डोमिनेंट रेट होता। ठीक है भाई, तो हम ये बोल रहे हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस है ये। ठीक है, थोड़ा सा रेड डोमिनेट कर रहा है, थोड़ा सा वाइट डोमिनेट कर रहा है, दिस इज़ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो ये अपने आप में एक एक्सेप्शन हो गया। नेक्स्ट है कि देखो इस टाइप से, जिसमें एक रेड कलर के प्योर रेड कलर के काऊ है, एंड देन वी हैव वाइट कलर काऊ।
नेक्स्ट जनरेशन में रेड और वाइट दोनों ही कलर के काऊ आ गए, ठीक है, दोनों ही अपने आप में रेड पैचेस भी हैं इनके ऊपर और वाइट पैचेस भी हैं. सो दिस इज रोन कोट के काऊ आ गए. दिस इज व्हाट कोडोमिनेंस. Codominance is also one of the exceptions of law of dominance. What is codominance? Codominance is जिसमें दोनों traits ने अपने आप को dominate करवा दिया, ठीक है. सो लॉ ऑफ डोमिनेंस के ये दो एक्सेप्शंस हैं, कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस. या फिर एक और होता है एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़. एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ ये होता है, इसको हम एक सेकेंड, इसको हम इसमें पढ़ेंगे सिंगल, ये रहा एक्स लिंक्ड रिसेसिव सिंगल फैक्टर इनहेरिटेंस में, ठीक है. तो एक्स लिंक्ड में भी यही होता है कि एक्स लिंक्ड में अगर कोई डिजीज़ रिसेसिव भी है, ठीक है, किसी डिजीज़ का नेचर रिसेसिव भी है, तो भी वो डिज़ीज़ अपने आप को रिफ्लेक्ट कर देती है अगर वो एक्स क्रोमोज़ोम से होकर एक्स क्रोमोज़ोम में प्रेजेंट है और एक्स क्रोमोज़ोम के थ्रू ट्रांसमिट होती है, तो ठीक है. क्योंकि भाई जब स्पेशली इन केस ऑफ बॉयज़ वाई, बिकॉज सपोज करो कि मम्मी इज़ व्हाट एक्स क्रोमोज़ोम, ठीक है, एंड फादर इज़ व्हाट एक्स वाई क्रोमोज़ोम. तो अगर सपोज करो मम्मी इज़ द कैरियर, ठीक है, मम्मी के पास वो डिज़ीज़ है. रिसेसिव है का मतलब क्या है कि मम्मी इज़ नॉट द डिजीज्ड पर्सन, ठीक है. जैसे कि चलो यहाँ पे देख ही लेते हैं इसको, ठीक है, जैसे कि ये, ठीक है. तो देखो भाई ये है एक्स, ठीक है, ये है एक्स वाई, दिस इज़ द फादर, दिस इज़ द मदर, ठीक है. अब मदर को इस एक्स में एक डिज़ीज़ है, लेट्स सपोज कि उस डिज़ीज़ का नाम हम आर कर देते हैं, ठीक है. और क्यों हमने स्मॉल आर क्यों लिखा है? क्योंकि ये डिज़ीज़ रिसेसिव टाइप की डिज़ीज़ है, ठीक है. रिसेसिव टाइप की डिजीज़ मतलब डबल आर आएगा तभी ये बाहर निकल के आएगी, ठीक है. अगर ये बिग आर है, इसके साथ में एक एलील बिग आर का है, तो ये डोमिनेट ऑफ कोर्स नहीं होगा क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं है इसका, ठीक है. डोमिनेंट कैरेक्टर इस आर का है, ठीक है. सो हाँ, वी वर ओवर हेयर कि भाई चलो इस मम्मी के पास एक रिसेसिव डिजीज़ है, दिस इज़ द रिसेसिव डिजीज़. नाउ व्हाट हैपेंस इज स्पेशली व्हेन दिस बॉय डेवलप्स, ये बॉय जब पैदा होता है तो व्हाट इज़ दिस बॉय टेकिंग, बॉय इज़ टेकिंग एक्स फ्रॉम मॉम, एक्स फ्रॉम मदर एंड वाई फ्रॉम फादर, ठीक है. तो वाई तो ऑलरेडी अनडिजीज्ड है, फ्री फ्रॉम डिजीज़ है, बट एक्स इज़ अ डिजीज्ड, X is diseased from mother, ठीक है. and so this is going to reflect, but अगर यहाँ पे गर्ल चाइल्ड पैदा होती है XX, जिसमें से एक X फादर का है, एक X मदर का है, तो अगर ये मदर का X सपोज करो डिजीज्ड है भी, तो फादर का जो X होगा जिसमें दिस हेल्दी एलील होगा, इसकी वजह से ये जो गर्ल चाइल्ड होगी ये बच जाएगी, मतलब कि शी विल बी अ कैरियर, इसको डिजीज़ नहीं होगी. बट ये बॉय चाइल्ड को जो डिजीज़ होगी, तो जो भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ होती है ना, वो बॉय चाइल्ड में रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है. तो दिस इज़ ऑल्सो द एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस ये बोलता है कि डोमिनेंट ट्रेट हमेशा रिफ्लेक्ट करता है, पर नहीं भाई, यहाँ पे तो रिसेसिव ट्रेट भी रिफ्लेक्ट कर रहा है क्योंकि एक्स से होते हुए आ रहा है, ठीक है. तो this is X-linked recessive is one of the exceptions to law of dominance, ठीक है. कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एक्सक्लूसिव, ठीक है. नेक्स्ट है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये एक यूनिवर्सल रूल है, साइंस का ही रूल है, ठीक है. लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हमने ये देखा कि भाई एक इंडिपेंडेंट फीचर्स आ जाते हैं आगे की जनरेशन में, जब जैसे आप ब्रीड करवाते जाओ, ठीक है. तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का भी एक्सेप्शन एक ये है, पॉलीजेनिक ट्रेट्स और जीन इम्प्रिंटिंग,
जीन इम्प्रिंटिंग हमें पता है कि भाई जहाँ पे जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं करते हैं, तो भाई अगर यहाँ पे कोई जीन सपोज करो अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली क्या होगा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो होगा ही नहीं ना। वही पेरेंट्स का या फिर पेरेंट्स का जो ट्रेट होगा वही रिफ्लेक्ट होता रहेगा बार बार, ठीक है। सिमिलर इज़ द केस विद पॉलीजेनिक ट्रेट्स, कि भाई बहुत सारे अगर ट्रेट्स अपने आप को बहुत सारे जीन्स मिल के, सपोज करो इंटेलिजेंस किसी इंसान की बहुत सारे जीन्स मिला के डिसाइड होती है, तो यहाँ पे भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट काम नहीं आएगा। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक बार ये शॉर्टकमिंग रीड करना, ठीक है। नेक्स्ट है, चलो ये हो गए हमारे लॉज, ठीक है, लॉज हो गए हमारे मेंडल के, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि कितने टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं, ठीक है। कितने टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं, उसमें है 3 टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है, 3 टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं। फर्स्ट इज सिंगल फैक्टर इनहेरिटेंस। सिंगल फैक्टर इनहेरिटेंस, फैक्टर बोले तो जीन, ठीक है। सिंगल फैक्टर इनहेरिटेंस, जैसा कि तुम्हें नाम से भी दिख रहा है कि एक कोई जीन अपने आप को इनहेरिटेंस में देगा, ठीक है। एक कोई जीन अपने आप को अपना ट्रेट बनवाएगा, दैट इज़ सिंगल फैक्टर इनहेरिटेंस, ठीक है। सिंपल भाई यही है, जो नाम में लिखा हुआ है वही है। सिंगल फैक्टर इनहेरिटेंस मतलब कि एक जीन अपने आप को अपने आप को एक्सप्रेस करवाएगा ट्रेट में, ठीक है, फिजिकल। जैसे कि फॉर एग्जांपल, वेरी गुड एग्जांपल, कि वेदर अ चाइल्ड विल बी अ गर्ल और बॉय, एक चाइल्ड का सेक्स क्या होगा, इट इज़ डिटरमाइंड बाय व्हाट, कि भाई उसके पास एक्स 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 है या एक्स वाई है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर जीन ही डिसाइड कर रहा है ना यहाँ पे, बहुत सारे जीन्स तो नहीं डिसाइड कर रहे, एक ही पर्टिकुलर जीन डिसाइड कर रहा है, ठीक है। एक कौन सा जीन, सेक्स, सेक्स क्रोमोसोम डिसाइड कर रहा है कि व्हाट इज़ द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। सो दिस इज सिंगल फैक्टर इनहेरिटेंस, ठीक है। नेक्स्ट है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है। पॉलीजेनिक, इसको हम मेंडेलियन, सिंगल फैक्टर इनहेरिटेंस को मेंडेलियन इनहेरिटेंस भी बोलते हैं, क्योंकि मेंडल हमेशा सिंगल फैक्टर की बात करता था, जैसा कि हमने उसके फर्स्ट लॉ में पढ़ा भी है, इसीलिए हम इसको मेंडेलियन बोल देते हैं, जस्ट टू गिव ट्रिब्यूट और रिस्पेक्ट टू हिम, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टाइप है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब होता है, जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया, कि भाई जब बहुत सारे जीन्स मिलके एक पर्टिकुलर ट्रेट बनाएंगे, फॉर एग्जाम्पल इंटेलिजेंस, फॉर एग्जाम्पल हाइट ऑफ अ पर्सन, हाइट ऑफ अ पर्सन इज डिसाइडेड बाय, अब देखो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में जीन का रोल तो आता ही है, प्लस इन्वायरमेंट का रोल भी आता है, ठीक है। जीन और इन्वायरमेंट दोनों मिलके डिसाइड करेंगे कि भाई ये ट्रेट कैसा रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, ये ट्रेट कैसा रिफ्लेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बताया इंटेलिजेंस, जैसे मैंने बताया हाइट, जैसे मैंने बताया स्किन, ये सब चीज़ें ना बहुत सारे जीन्स मिलके प्लस इन्वायरमेंट कैसा है, ये डिसाइड करेंगे कि किसी इंसान में ये ट्रेट्स कैसे होंगे। फॉर एग्जांपल देखो, इंटेलिजेंस इज़ ऑल्सो वेरी सब्जेक्टिव। अगर आप किसी बच्चे को बचपन से एक अच्छी डाइट देते हो, न्यूट्रिशियस डाइट देते हो, ठीक है, और फिर उसको अच्छी प्रैक्टिस कराते हो, मैथ्स की अच्छी प्रैक्टिस कराते हो, अच्छे ट्रेनिंग्स अच्छे स्कूल्स में डालते हो, सो इन दैट केस दैट देर आर वेरी हाई चांसेस दैट चाइल्ड विल बी इंटेलिजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जीन्स के साथ साथ इन्वायरमेंट का रोल आ रहा है, ठीक है। सिमिलर इज़ द केस विद हाइट। अब यार हो सकता है कि किसी के हाइट में टॉल जीन्स हों, पर वो बच्चा अंडर नरिश्ड रह जाए, ठीक है, उसको अच्छा सा न्यूट्रिशन ना मिले, इन दैट केस व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, उसमें तो फिर भाई वो बच्चा अपने जो उसके प्रॉपर टॉल जीन्स होंगे उसको अचीव ही नहीं कर पाएगा ना, तो उसमें तो क्या होगा, फिर वो
टॉल जीन्स होंगे भी तो भी वो टॉल नहीं बन पाएगा. सो हेयर ऑल्सो सी जीन्स प्लस इन्वायरमेंट बोथ आर प्लेइंग द रोल. ठीक है. सिमिलर इज़ द केस विद स्किन में देखो, अब स्किन में भी अगर आप फॉर एग्जांपल अफ्रीका में चले जाओ, अफ्रीका में इवन अगर एक ब्लैक एंड वाइट आर गोइंग टू ब्रीड, ठीक है, ब्लैक मदर एंड वाइट फादर वॉट एवर आर गोइंग टू ब्रीड, इन दैट केस ऑल्सो यार ऐसा तो नहीं होगा कि बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद बच्चा कोई आ जाएगा. नहीं. क्यों? क्योंकि अफ्रीका में जो क्लाइमेट है वो थोड़ा ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, ज़्यादा धूप होती है, ज़्यादा सनलाइट होती है, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से जो बच्चे का स्किन का कलर है वो नेचुरली थोड़ा सा डार्क आएगा. मेलानिन प्रोडक्शन नेचुरली उधर ज़्यादा होता है उधर के जीन्स में. ठीक है. तो दिस इज़ द केस विद द स्किन. ठीक है. तो ये है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. पॉली मीन्स बहुत सारे जीन्स मिलके अपनी इनहेरिटेंस ट्रेट देते हैं, जिसमें इन्वायरमेंट का फैक्टर भी होता है. तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट इज मल्टी फैक्टर इनहेरिटेंस. मल्टी फैक्टर में क्या है, पॉलीजेनिक में एक और फैक्टर ऐड कर दो. मल्टी फैक्टर में कोई ट्रेट जब अपने आप को एक्सप्रेस करता है जीन, इन्वायरमेंट प्लस चांस, ये 3 चीज़ें मिला के जब कोई ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस करता है तो उसको हम बोलते हैं मल्टी फैक्टर इनहेरिटेंस. इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़. सपोज करो कि किसी एक फैमिली में जीन्स है, ठीक है, जीन्स में ही हार्ट की डिजीज़ है. ठीक है. तो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, भाई जीन्स में तो है ये, पर अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा हेल्दी रह रहा है, ठीक है, रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा है, अच्छी डाइट ले रहा है, जंक फूड नहीं खा रहा, तो मे बी उसको नहीं हो. ठीक है. और प्लस हो सकता है कि कोई इंसान चारों के चारों अच्छी डाइट ले रहे हैं, फिर भी बाय चांस एक इंसान को हार्ट अटैक आ जाए. ठीक है. सो या फिर कोई भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो जाए. सो दिस इज़ द चांस फैक्टर इन मल्टी फैक्टर इनहेरिटेंस. ठीक है. तो ये हैं हमारे 3 टाइप के इनहेरिटेंसेस. इसको रीड करना. यहाँ पे सिंगल फैक्टर, पॉलीजेनेटिक, मल्टीपल एलील. ठीक है. ये लीथल जीन्स ये हम कल पढ़ेंगे. कल पढ़ेंगे, फिर एक नया चैप्टर शुरू करेंगे. ठीक है. ठीक है. मैम एक क्वेश्चन बताना, जैसे आप ये बोलते हो टी जो है डोमिनेंट है और टी जो है रिसेसिव है,